नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आप सभी मुझे Instagram और Facebook पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आते हैं आज के वीडियो पर। आज हम बात करेंगे डार्क के सीज़न 1 के एपिसोड 7 के बारे में। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले उसे देख लें। प्लेलिस्ट की लिंक ऊपर कार्ड में मिल जाएगी। इस एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है वही ब्लू कलर वाले रूम को जहां एरिक को रखा गया था, पर आज उस रूम में कोई और बच्चा है। दूसरी तरफ हेल्गे बड़बड़ा रहे हैं कि मुझे याद आ गया। 1986 में अल्रिक जेल के सलाखों के पीछे है। उसके ऊपर कैथरीना के रेप का झूठा इल्ज़ाम लगा है। 1986 में मिकल हॉस्पिटल में है और एक फ्रेम्ड एमरल्ड टैबलेट की फ़ोटो को देख रहा है। दोस्तों, एमरल्ड टैबलेट क्या है, इस एपिसोड के आखिर में मैं आपको बताऊंगी। 1986 में जोनस की नींद खुलती है। वो जंगल के एक वॉच टावर में रात भर रुका हुआ था। जोनस निकलने से पहले बैग से निकालकर अपने पिता के लिखे लेटर को चेक करता है। 2019 में अल्रिक डॉक्टर के पास पहुंच जाता है जिसने जंगल से मिले हुए बच्चे की ऑटोप्सी की थी। अल्रिक पूछता है, इस बच्चे की मौत कब हुई थी? डॉक्टर कहती है, लगभग 10 घंटे पहले या उससे थोड़ा ज़्यादा। अल्रिक पूछता है, क्या ये पॉसिबल है? किसी बॉडी को 33 साल तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है? डॉक्टर कहती है, किसी भी डेड बॉडी पर केमिकल इस्तेमाल करके एक हद तक प्रिजर्व किया जा सकता है। उसके बाद स्किन खराब हो ही जाएगी, पर ये जो डेड बॉडी है वो काफ़ी फ्रेश है। 1986 में ईगॉन, जो अभी भी अल्रिक के केस पर काम कर रहे थे, उनके पास एक सीनियर आकर कहता है, अब हमें हंचेस नहीं बल्कि रियल केस पर काम करना चाहिए। वो उन्हें विंटन पावर प्लांट की स्केड्यूल लिस्ट देता है और कहता है, वहाँ काम करने वाले लोग कब गए और आए, कहाँ से आए, ये सारी जानकारी निकालो और उनसे पूछताछ करो। 2019 में अल्रिक सारे सबूतों को इकट्ठा करके मैड्स और मिकल के केस में कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करता है। 1986 में ईगॉन हेल्गे से मिलने जाते हैं और कहते हैं, मुझे तुम्हारा कुछ समय चाहिए, कुछ पूछताछ करनी है। हेल्गे थोड़ा परेशान लग रहा था और कहता है, 2 दिन बाद ट्यूसडे को मिलने के लिए। ईगॉन कहते हैं, जिस रात मैड्स गायब हुआ उस रात तुम घर कब गए और किस रास्ते से गए? हेल्गे बताता है, वो हमेशा की तरह लंबे रास्ते से घर गया, ना कि फॉरेस्ट रोड से। ईगॉन अपनी डायरी में पॉइंट नोट करते हैं, वाई नॉट फॉरेस्ट रोड। 2019 में अल्रिक को ईगॉन की वही डायरी मिलती है जिसमें लिखा था, इंटरव्यू विथ हेल्गे डॉपलर, वाई नॉट फॉरेस्ट रोड, और उसके आगे कुछ नहीं लिखा था क्योंकि इंटरव्यू हुई ही नहीं। शार्लेट को पावर प्लांट का सर्च वारंट मिल जाता है और अलेक्जेंडर को गेट खोलना ही पड़ता है। शार्लेट अपनी पूरी टीम के साथ पावर प्लांट की तलाशी लेने में जुट जाती हैं। अल्रिक शार्लेट को कॉल करता है और कहता है, 1986 में पुलिस को हेल्गे से मैड्स के गायब होने से रिलेटेड पूछताछ करनी थी। शार्लेट कहती है, तुम्हें लगता है हेल्गे ने मैड्स, मिकल और बाकी बच्चों की किडनैपिंग की होगी? वो 75 ईयर्स के हैं और उन्हें डिमेंशिया है, यानी कि भूलने की बीमारी, जिसमें दिमागी संतुलन भी खराब हो जाता है। जिस दिन मिकल गायब हुआ, हेल्गे मेरे साथ ही थे। अल्रिक कहता है, यासिन के गायब होने के एक रात पहले हेल्गे जंगल में मिले थे और उसे लगता है मैड्स और बाकी बच्चों के गायब होने में हेल्गे का ही हाथ है। शार्लेट कहती है, तुम्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदल देनी चाहिए। उतने में शार्लेट की नज़र पड़ती है टायर ट्रैक्स पर। उन ट्रैक्स को फॉलो करते करते शार्लेट एक फेंस के पास पहुंच जाती हैं और उस जगह पर पहुंच जाती हैं जहां 1986 में येलो बैरल्स रखे हुए थे, पर 2019 में यहां कुछ भी नहीं था। शार्लेट को बस एक येलो कलर का पेन जैसा पदार्थ मिलता है। वो थोड़ा और आगे जाती हैं और उन्हें एक दरवाज़ा मिलता है जिसे देखकर लग रहा था उस पर वेल्डिंग की गई थी। अल्रिक ओल्ड एज होम जाता है हेल्गे से मिलने। अल्रिक हेल्गे से मैड्स के बारे में पूछता है, पर हेल्गे उसे देखकर घबरा जाते हैं और कहते हैं, मैं पास्ट और फ्यूचर को बदल सकता हूँ। तब तक डॉक्टर्स आकर अल्रिक को कमरे से बाहर ले जाते हैं। 1986 में जोनस रास्ते पर चल रहा है और तेज़ बारिश हो रही है। एक गाड़ी रुकती है जिसमें ईगॉन टाइडमन थे और जोनस को कहते हैं, तुम्हें इस वक्त स्कूल में होना चाहिए था। जोनस कहता है,
उसे हाथ में चोट लगी है और हॉस्पिटल जाना है। ईगॉन जोनस को गाड़ी में बैठने को कहते हैं और हॉस्पिटल तक ड्रॉप करते हैं और जोनस से पूछते हैं क्या आजकल के टीनेजर्स शैतानों में विश्वास रखते हैं। जोनस हंसते हुए कहता है नहीं। जोनस हॉस्पिटल पहुंच चुका है और मिकल को आइनेस कैनवॉल के साथ एक बेंच पर बैठा हुआ हैरानी से देखता है। तब तक वही अजनबी आ जाता है जिसने जोनस के लिए मैप पर क्लूज छोड़े थे। जोनस उसे देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये सब रियल है? क्या मैं भी अपने पिता की तरह पागल हो गया हूँ? क्या तुम एग्जिस्ट भी करते हो या सिर्फ मेरा हेलुसिनेशन है? वो अजनबी कहता है ये सब सच है, तुम और तुम्हारे पिता दोनों पागल नहीं हैं। और कहता है इसका मतलब ये है मिकल तुम्हारे पिता हैं, अल्रिक ग्रैंडफादर और मार्था तुम्हारी आंट। जोनस कहता है ये सब बकवास है और मिकल को वापस ले जाना चाहता है। अजनबी उसे गुस्से में आकर कहता है अगर तुमने ऐसा किया तो मिकल और तुम्हारी माँ कभी नहीं मिल पाएंगे और ना उनकी शादी होगी और ना तुम पैदा होगे, तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगा। अब ये जोनस के ऊपर था कि मिकल को वापस ले जाएगा कि नहीं। जोनस हॉस्पिटल के अंदर जाता है तब मिकल और हैना एक दूसरे से बात कर रहे थे। जोनस उस अजनबी की बातों को याद करता है और बिना मिकल को लिए वहाँ से चला जाता है। 1986 में कैथरीना पुलिस स्टेशन जाकर ईगॉन से कहती हैं उल्रिक निर्दोष है, उनके बीच जो हुआ उन दोनों की मर्जी से हुआ और उल्रिक ने उसका रेप नहीं किया। कैथरीना के चेहरे पर चोट के निशान थे। ईगॉन पूछते हैं ये कैसे हुआ? कैथरीना कहती है वो गिर गई थी इसलिए चोट लग गई, जबकि ये बात झूठ थी। लेकिन ईगॉन अब भी उल्रिक को गुनहगार समझ रहे थे। 2019 में कैथरीना उल्रिक से पूछती है क्या वो कभी खुश था और कहती है वो उल्रिक और हैना के अफेयर के बारे में जानती है। कैथरीना उल्रिक की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है और कहती है तुम्हारी माँ जैना का कॉल आया था। मिकल अभी कुछ दिनों पहले गायब हुआ है लेकिन उन्हें अब भी अपने बेटे मैथ्स की चिंता है। उल्रिक अपने माँ जैना से मिलता है और कहता है क्या वो जानना चाहती हैं कि मैथ्स मर चुका है? जैना कहती है नहीं और ये भी कहती हैं कि हमने खाली कॉफिन इसलिए दफनाया क्योंकि उनके पिता को लगता था ऐसा करने से उन्हें क्लोजर मिल पाएगा, पर जैना को अब भी लगता है मैथ्स जिंदा है। जैना एक नई बात बताती है और कहती है मैंने ये बात अभी तक किसी को नहीं बताई है, लेकिन जब मैथ्स गायब हुआ उसके ठीक एक हफ्ते पहले मैंने एक प्रीस्ट को देखा था एक आदमी से बहस करते हुए, और मैंने उसी आदमी को आज देखा, प्रीस्ट को नहीं, उस दूसरे आदमी को। मुझे उस आदमी का चेहरा अच्छे से याद है क्योंकि उसके एक कान कुछ अजीब थे जैसे कि चोट लगा हो, और आज भी वो आदमी वैसे का वैसा ही दिख रहा है जैसे बूढ़ा ही ना हुआ हो। ऐना के बात करते करते हमें हेल्गी को दिखाया जाता है जो उस बंकर के पास है और दरवाजे को ऊपर से पेड़ के ब्रांचेस को हटा रहा है। शार्लेट पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वॉलर आता है और शार्लेट को विंडन की गुफाओं का मैप दिखाता है क्योंकि शार्लेट जानना चाहती थी कि गुफा से होते हुए कोई रास्ता फॉरेस्ट रोड तक जाता है या नहीं, जहां हेल्गे डॉपलर का केबिन है। वॉलर उसे केबिन से रिलेटेड सवाल पूछता है लेकिन हर बार की तरह शार्लेट उसे कोई जवाब नहीं देती है। रात का समय है। शार्लेट अकेले ही उस केबिन के पास पहुंच जाती हैं। इससे पहले कि वो बाहर निकले अपने हस्बैंड पीटर को कॉल करती हैं और हेल्गे के बारे में पूछती हैं कि हेल्गे के साथ जो भी कुछ हुआ उसके बावजूद उन्होंने उस केबिन को बेचा क्यों नहीं। दरअसल ये लोग एक एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे थे जो 1986 में ही हुई थी। पीटर कहता है उसे कुछ नहीं पता क्योंकि वो विंडन शहर में 1987 को आया था। उल्रिक अपने घर जा रहा था लेकिन रास्ते में अचानक उसे अपने बेटे मिकल की एक बात याद आती है जब उसने कहा था पापा सवाल ये नहीं है कि कैसे, बट सवाल है कि कब। जोनस विंडन की गुफा से टाइम ट्रैवल करके वापस 2019 के टाइमलाइन में आ जाता है और सीधे अपने घर जाता है, अपनी माँ हैना के पास चला जाता है। जोनस कहता है उसके पिता यानी कि माइकल हैना से बहुत प्यार करते थे पर बाकी और कुछ नहीं बताता है। शार्लेट बंकर के अंदर चली जाते हैं और उन्हें वहाँ ज़मीन पर कुछ निशान मिलता है और पास ही में एक वॉलपेपर मिलता है जिस पर कुछ कार्टून्स बने हुए थे जो हमने उस ब्लू कलर वाले रूम में देखा था।
उल्रिक ओल्ड एज होम जाता है, पर वहाँ हेल्गे नहीं थे, बल्कि बेड पर कुछ चीज़ें रखी हुई थी। एक बुक था, अ जर्नी थ्रू टाइम नाम का। उसके अंदर एक लाल धागे से बंधा हुआ लॉकेट था, जिसमें एक कॉइन था और लकड़ी से बना हुआ एक टॉय। उल्रिक को कुछ आवाज़ आती है, बाहर आकर देखता है हेल्गे को जंगल की तरफ जाते हुए। उल्रिक उनका पीछा करते करते विंडन की गुफा के पास पहुंच जाता है और शार्लेट को कॉल करके कहता है, सवाल ये नहीं है कि बच्चों को कैसे किडनैप किया गया, सवाल ये है कि कब किया गया। हेल्गे ने 1986 में बच्चों की किडनैपिंग की थी। हेल्गे गुफा के अंदर छुपे हुए एक लैंटर्न को निकालते हैं और गुफा में और अंदर की तरफ चले जाते हैं। फिर हम हेल्गे के 1986 वाले वर्जन को देखते हैं, जो बंकर से बाहर आ रहा है, और देखते हैं एक डेड बॉडी को जिस पर वही लाल धागा है, एक कॉइन भी है। हेल्गे रो रहे थे, शायद उन्हें ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा था। बंकर के अंदर दिखाया जाता है जहाँ नोआ है। नोआ के पीठ पर एमरल्ड टैबलेट का टैटू बना हुआ है और नोआ केबिन के दीवार पर एक डेट लिख देता है, जहाँ पहले से ही लिखा हुआ था 5 नवंबर 1953 और अब लिखता है 9 नवंबर 1953। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो ख़त्म करने से पहले थोड़ा एमरल्ड टैबलेट के बारे में बताती हूँ। एमरल्ड टैबलेट एक एंशिएंट इजिप्शियन क्रिप्टिक टेक्स्ट है, जिस पर कहा जाता है यूनिवर्स का सीक्रेट लिखा गया है। 6 to 8 सेंचुरी के बीच अरेबिक में लिखा गया था, जो एल्केमी से जुड़ी हुई है, और 12th सेंचुरी में लैटिन भाषा में कन्वर्ट किया गया था। आज के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।